हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका श्रीमंत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम हमारा क्लास 12 फिजिक्स का जो 5वां चैप्टर है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने 4 चैप्टर पढ़े हैं और 4 में से 2 तो थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, एक था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, एक था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का, जिसमें हमने ये पढ़ा है कि जब चार्ज मूव करते हैं तो क्या बनाते हैं, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो मूविंग चार्जेस पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। अब फोर्स के कारण कई बार हमारे बीच में ये भी आया था कि टॉर्क भी लगता है। एम्पियर्स लॉ को भी हमने पढ़ा था, बायोसावर्ट लॉ को भी हमने पढ़ा था। तो इस प्रकार से हमने चीजें कवर की हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं अभी तक। ठीक है, और अब है वो मैग्नेटिज्म एंड मैटर का टॉपिक है। मतलब क्या है कि मैग्नेटिज्म किसी भी मटेरियल में आता ही क्यों है, कोई उसकी क्या मजबूरी रही होगी कि उसके अंदर चुंबकीय गुण आ चुके हैं या क्या उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ चुकी है, ऐसे क्या उसकी मजबूरी रही, हमें वो पढ़नी है। तो अब सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ये सेम उसी प्रकार के टॉपिक चल रहे हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर में और सेकंड चैप्टर में पढ़े थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, चार्जेस के लिए पढ़े थे जो कि स्टैटिक थे। हमारे पास यहाँ पर जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, मूविंग चार्जेस हैं। तो मूविंग चार्जेस के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है। इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, एक तो मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार से बनता है, सोलेनोइड जो होती है वो एक बार मैग्नेट की तरह व्यवहार करती है, वो हमें पढ़ना है, प्रणालिका जो होती है। और लास्ट में हम सबसे पढ़ेंगे कि एक जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है उस पर टॉर्क लगता है, वो हमने पढ़ा है। टॉर्क कितना लगता है, वो लगता है m क्रॉस b। तो अब ये जो टॉर्क होता है वो क्या जनरेट करता है, एक इस डाइपोल की मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो हमें फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो 3 चीजें हमें आज करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चार्ज के आसपास का वो एरिया या ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई और आवेश लाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाता है, या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है या रिपल्सिव फोर्स लगाता है। ठीक है, यहां पर भी उसी प्रकार की प्रॉपर्टी बनेगी। यहां पर देखो, ए मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन अराउंड ए मैग्नेट वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट। मतलब जहां पर भी उस मैग्नेट के आसपास उसका फील किया जाए, प्रभाव फील किया जाए, इन्फ्लुएंस फील किया जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। सबसे पहले इसके बारे में बताया किसने था, माइकल फेराडे ने बताया था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में किसने बताया था, माइकल फेराडे ने बताया था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है, ये एक इमेजिनरी कर्व्स होती हैं अलोंग विच ए हाइपोथेटिकल आइसोलेटेड यूनिट नॉर्थ पोल वुड मूव। वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टाइम में क्या प्रॉपर्टी थी कि ऐसी कोई भी लाइंस जहां पर किसी प्लस क्यू नॉट चार्ज को हम रखने पर वो मूव करने के लिए क्या होता है, फ्री होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। यहां पर भी उसी प्रकार से एक पोल मानना पड़ता है एन। अब हाइपोथेटिकल मतलब क्या होता है, हाइपोथेटिकल मतलब होता है एक काल्पनिक। अब काल्पनिक क्यों है, क्योंकि वास्तव में केवल किसी भी मैग्नेट में एन नहीं पाया जा सकता, केवल एन नहीं होता है, एन और एस का हमेशा क्या होता है, एक पेयर होता है। ठीक है, पर फिर भी अगर केवल डेफिनेशन समझाने के लिए एक बार के लिए मान लें कि हमारे पास एक एन है, तो अगर इस एन को हम यहां पर रखते तो क्या होता, ये एन से तो रिपेल होता और एस की ओर अट्रैक्ट होता, तो जिस पाथ को मूव करता उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं। अब ये होती किस प्रकार की है, किस प्रकार की प्रॉपर्टीज होती हैं, एग्जाम में प्रश्न आता भी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन बताओ और इसकी कोई 5 प्रॉपर्टीज लिखो। तो आपने वो तो याद रखनी है। पहली बात तो ये बाहर जो होती हैं वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ चलती है। कोई भी मैग्नेट हो हमेशा किधर निकलेगी, नॉर्थ से तो बाहर निकलेंगी और साउथ की ओर पहुंचेंगी। देखो सब साउथ में जा रही हैं और नॉर्थ से बाहर निकल रही हैं। इसी प्रकार से अंदर जो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो साउथ से नॉर्थ में जाती है। मैग्नेट के अंदर देखो डायरेक्शन देखो इसकी किधर है, साउथ टू नॉर्थ होंगी, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगी। तीसरा जो ध्यान रखना है, कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व्स बनाती हैं। मतलब क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन सी बनाती हैं, खुला वक्र बनाती है, ओपन लूप बनाती हैं। पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्लोज लूप बनाती है। क्यों बनाती है, क्योंकि एन से तो बाहर निकलती हैं पर वापस वही लाइन एस टू किधर आती है, एन आती है, तो एक पूरा क्लोज लूप बनाती है। तो ये क्या हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो आपने क्या करना पड़ेगा, उस पर एक टेंजेंट खींचनी पड़ेगी और वो जो टेंजेंट होगी, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन फील्ड लाइन गिव्स द एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब इस पॉइंट पर किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डेंसिटी या इंटेंसिटी की बात करते हैं कि जहां पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस पास पास होती हैं वहां पर तो क्या होता है,
इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और जहाँ पर ये दूर दूर चली जाती हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी डाउन हो जाती है। तीसरा क्या है, जहां पर जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड में था वही मैग्नेटिक फील्ड में है, कि जहां पर इनकी डिस्टेंस बराबर हो, मतलब मैग्नीट्यूड बराबर हो, इनके बीच की दूरी बराबर हो और साथ में ये पैरेलल भी हो, तो हम इनको क्या कहते हैं, ये कहलाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, अब देखो इनका फिजिकल बिहेवियर कैसा होता है वो देखो, कि मान लो एक नॉर्थ पोल है और दूसरा नॉर्थ पोल है, तो इनसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे से रिपेल होंगी, तो इस प्रकार से कुछ बन जाएंगी। मतलब क्या होंगी, इनकी जो लाइन है इस लाइन से लाइन के परपेंडिकुलरली फैल जाएंगी। ठीक है, और अगर ऐसे मान लो कि दो अपोजिट पोल्स हों, मतलब एक तो हो नॉर्थ दूसरा हो साउथ, तो क्या होंगी, ये एक दूसरे की ओर इस प्रकार से मुड़ती हुई चली जाएंगी। तब क्या लिखा हुआ है, द कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली व्हेन अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, मतलब क्या होगा, ये क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, लंबाई के अंदर चिप जाएंगी अपने आस पास, अपने आप जुड़ती हुई दिखाई देंगी, जबकि क्या होंगी, स्ट्रेस्ड होंगी, किधर, एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर, जब सेम पोल्स होंगे देखो फैल जाएगी, एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगी, लेटरल प्रेशर, मतलब लंबाई के लंबवत क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी, एक दूसरे के ऊपर फैलेगी। अब देखो कि हम ये कह सकते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि मान लो अगर काटते, ये दे रखा है आपने काट दिया, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दो मिलेगी अपने को, एक तो इस लाइन के आप टेंजेंट खींचोगे तो ये मिलेगी, और दूसरी वाली जो लाइन है इसके टेंजेंट खींचोगे तो ये मिलेगी। अब मान लो आपके पास एक मैग्नेटिक नीडल हो, आप इस पॉइंट पर लेके चले जाओगे और मान लो यहाँ पर काट भी रही हैं, ये दोनों लाइंस आपस में काटेंगी, तो जब आप मैग्नेटिक नीडल को इसके पास में लेके जाओगे, इस पॉइंट पर लेके जाओगे, तो नीडल तो बार बार में कंफ्यूज होगी कि इधर जाना है कि इधर जाना है, जबकि हमें पता है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हमको मिल जाए, तो हमेशा डायरेक्शन कितनी होगी, एक ही डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि सोलेनॉइड का जो बिहेवियर होता है वो एक बार मैग्नेट की तरह होता है, छड़ चुंबक की तरह। बार मैग्नेट हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं छड़ चुंबक, और सोलेनॉइड को हम क्या बोलते हैं, परिनालिका। आपके पहले तो क्या हुआ करता था कि एक काफी लंबा टॉपिक हुआ करता था जिसमें हम बार मैग्नेट के लिए भी हम वैल्यू निकालते थे एक्सिस पॉइंट पर या इक्वेटोरियल प्लेन पर, और उसके बाद में हम सोलेनॉइड के लिए भी वैल्यू निकालते थे। एनसीईआरटी ने क्या किया, दोनों को भी कम कर दिया। ठीक है, और बार मैग्नेट के लिए हालांकि आप लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, उसमें देखा था कि वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब, ये वैल्यू आई थी एक्सिस पर किसी भी बार मैग्नेट के कारण, है ना। अब क्या होता है, हालांकि वेक्टर अगर लगाते हो आप तो m के ऊपर वेक्टर आ जाएगा जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और b के ऊपर वेक्टर आ जाएगा। जब सोलिनॉइड के लिए ये प्रोसेस अपनाई जाती है, हालांकि पूरा डेरिवेशन है, अपने कर भी सकते हैं, पर एनसीईआरटी पर बेस्ड नहीं आएगा कोई भी क्वेश्चन इसमें, क्यों दे ही नहीं रखा एनसीईआरटी ने। तो उसमें भी जब सॉल्व करते हैं एक्सिस पर, तो एक्सिस पर वैल्यू कितनी आती है b की, सेम वैल्यू हमें सॉल्व करने पर मिलती है। ठीक है, 2m वेक्टर अपॉन r क्यूब। जब दोनों वैल्यू सेम आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि सोलेनॉइड जिस प्रकार से रिएक्ट करती है उसी प्रकार से बार मैग्नेट रिएक्ट करता है। अब ये तो भी मैथमेटिकल बात, अगर हम फिजिकल मीनिंग इसका समझे तो वो क्या मतलब, वो देखते हैं। देखो हमें पता है कि एक सोलेनॉइड जो होती है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। सोलेनॉइड में ये जो करंट फ्लो होते हैं, ठीक है, हालांकि ये करंट नीचे की ओर ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से, और आप अगर इनकी डायरेक्शन में अंगुलियों को ऐसे घुमाओगे, पकड़ोगे सोलेनॉइड को, अंगुलियों की डायरेक्शन करनी है जिधर करंट की डायरेक्शन है, तो अंगूठा किसको बताएगा, वो बताएगा एन पोल को या नॉर्थ पोल को। इधर कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। तो हमें यहाँ तो दिख रहा है कि मूविंग चार्जेस हैं, मूविंग चार्जेस है, सर्कुलर करंट्स है, इनके कारण क्या बनता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो कि इसके बराबर होता है। और बात रही कि फिर एक बार मैग्नेट जो होता है उसमें किस प्रकार से करंट बनता है, क्योंकि वो तो उस पर हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया ही नहीं है, उसमें किस प्रकार से करंट बन रहा है और वहां पर किस प्रकार से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और वो भी एक स्थायी चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो रहा है। बात यह है कि मूविंग चार्जेस के बिना कभी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये बात शाश्वत सत्य है। अब बात है कि यहाँ फिर कौन से मूविंग चार्जेस हैं, इसके अगर हम एकदम डीप में जाएं तो हमें क्या मिलेंगे, इसके छोटे छोटे एटम्स मिलेंगे, और उन एटम्स में हमें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। और उन इलेक्ट्रॉन्स को हम देखें तो हमको पता है कि वो चारों ओर क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इधर क्या जाएगी, करंट जाएगी, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ये जो छोटे छोटे करंट्स बनते हैं इनके ऑर्बिट्स में, इन्हीं करंट्स का क्या होता है,
एक मैग्नेटिक मोमेंट बनता है। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है, करंट की डायरेक्शन करो अंगुलियों को, और इधर क्या आ जाएगी, क्रॉस अंदर की ओर, वो क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। अगर यही इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमकर क्लॉकवाइज घूमता तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर आ जाता, बाहर की ओर आ जाता। ठीक है, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं ऐसे छोटे छोटे जैसे करंट मूव करेंगे तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा इस प्रकार से। ठीक है, किसी अलग डायरेक्शन में हो सकता है। इन सब के मैग्नेटिक मोमेंट्स जुड़कर, जो इलेक्ट्रॉन्स पक्का है कि घूमेंगे घूमेंगे, इन सब के मैग्नेटिक मोमेंट्स जुड़कर एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण कर लेते हैं। अब ये कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही हो सकता है, वो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे किस प्रकार से निर्माण करते हैं, कौन से पदार्थ होते हैं जो कि इन प्रकार की प्रॉपर्टी रखते हैं। पर एक बार के लिए याद रखो, मैग्नेट जो भी होते हैं उनमें कुछ इसी प्रकार की स्थिति पाई जाती है, और ये बहुत सारे हो जाते हैं। जब बहुत सारे हो जाते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं इनके मैग्नेटिक मोमेंट, और इतनी बड़ी वैल्यू बना देते हैं कि एक हमेशा के लिए स्थायी चुंबकीय क्षेत्र इसमें प्रेजेंट हो जाता है। और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, वो सेम इसके बराबर होती है, बी एक्सिस इज इक्वल टू μ0/4π2m/r³। तब जाके हम कह सकते हैं कि जब ये दोनों आपस में बराबर ही हैं तो इनके मैग्नेटिक फील्ड भी बराबर हो रहे हैं, और इसलिए हम कह सकते हैं कि सोलेनोइड भी एक बार मैग्नेट की तरह व्यवहार करती है। अब हम पढ़ते हैं किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो किस प्रकार की वो प्रॉपर्टी रखता है, कितना टॉर्क उस पर लगता है, उस पर टॉर्क लगने के बाद में जब एसएचएम होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, उसका टाइम पीरियड कितना होता है। ठीक है, वो वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द पोल्स एक्सपीरियंस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्रिएटिंग ए रोटेशनल कपल। मतलब क्या होगा, जैसे ही हम इसको देखो एम दिख रहा है, एस दिख, जिस प्रकार से आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन याद है किधर होती है, -q से +q की, उसी प्रकार से यहां पर किधर होती है, s से n की ओर। मतलब आपको याद है n से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या निकलती हैं, बाहर निकलती हैं, s से n की ओर डायरेक्शन होती है ना अंदर, इसीलिए इसकी हमेशा डायरेक्शन किधर होती है, s से n की ओर। ठीक है, अब जैसे हम इसको रखते हैं इस b के साथ में, m का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। ठीक है, अब हमने पहले भी निकाल रखा है कि इसका जो टॉर्क लगता है वो कितना लगता है, m क्रॉस b। टॉर्क कितना हो जाएगा, mb साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा mb साइन थीटा। अब ये क्या होगा, टॉर्क जो लगेगा इस प्रकार से एडजस्ट है, ये मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमाकर अपने अलाइन करने की कोशिश करेगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और इस मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, सेम हो जानी चाहिए। पर बात ये है कि जब ये यहां से यहां तक आएगा तो इसने एक एनर्जी गेन कर ली, कौन सी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वो इसको यहां से यहां तक जब आएगा ये रुक नहीं पाएगा, जब यहां तक आने के बाद में क्या होगा, ये आगे की ओर जाएगा, और जब इस यहां पर जाएगा तो इस पर दोबारा एक टॉर्क लगेगा इस डायरेक्शन में, तो ये दोबारा यहां तक जाएगा, पर यहां पर रुकेगा नहीं, आगे जाएगा। तो कुल मिला के बार बार में क्या करेगा, ये इस प्रकार से मोशन करता रहेगा और एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो हमें क्या करना है, उस सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन फाइंड करनी है, उससे हम क्या कर लेंगे, इसका टाइम पीरियड भी निकाल लेंगे। तो देखो बार बार में इस प्रकार से एसएसएम करेगा। ये टॉर्क की वैल्यू हमें पता है mb sin थीटा होती है, पर हम यहाँ पर माइनस की mb sin थीटा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो टॉर्क की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इसमें देखो, थीटा अगर इधर जाएगा तो टॉर्क इधर लगेगा, इधर जाएगा, थीटा बढ़ता है, टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल टू -mb sin थीटा, क्योंकि ये कौन सा यूज कर रहे हैं हम, रीस्टोरिंग टॉर्क होता है। देखो वहां पर जब एसएचएम पढ़ते हैं हम तो F बराबर -kx लिखते हैं, ये कौन सा फोर्स होता है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर टॉर्क भी तो कौन सा लेना है, रीस्टोरिंग टॉर्क लेना है। ठीक है, थीटा अगर बहुत छोटा होता है तो इसको हम लगभग किसके बराबर लिखते हैं, साइन थीटा को थीटा के बराबर ही लिख देते हैं। तो हमने लिखा कि फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, साइन थीटा हमने लिख दिया थीटा, तो टॉर्क कितना बन गया, -mb थीटा। अब हमें पता है कि रोटेशनल मैकेनिक्स में क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई अल्फा। ये 6th चैप्टर है 11th क्लास का, उसमें दे रखा है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। आई हो जाता है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सेकंड डेरिवेटिव। आई हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब ये टॉर्क किसके बराबर होगा, ये टॉर्क बराबर होगा -mb थीटा के। तो हमने लिखा i d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू -mb थीटा। इस -mb थीटा को हम इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, ये i d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस mb थीटा इज इक्वल टू 0। अगर i से डिवाइड करेंगे तो इस इक्वेशन में क्या बना लिख सकते हैं हम, d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस mb अपॉन i थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को आप कंपेयर करो
तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होती है कोई भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब हो रहा हो उस समय सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति की समीकरण होती है ये। अगर मान लो रेखीय गति हो रही है, लीनियर मोशन हो रही है, तो उसमें तो होती है डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर होती है डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो क्या लगभग सिमिलर सी हैं? बिल्कुल है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर है, इधर भी डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर है, प्लस का साइन है, दोनों तरफ प्लस का साइन है, थीटा है इधर, इधर भी थीटा है, तो ये बच गया जो है ओमेगा स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा? एम बी अपॉन आई के बराबर होगा। तो हमने क्या लिखा? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम बी अपॉन आई। ओमेगा की वैल्यू क्या आई? रूट एम बी अपॉन आई, मतलब एंगुलर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी इसकी? अंडर रूट एम बी अपॉन आई। टी जो होता है, टी होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो 2 पाई ओमेगा की वैल्यू हम लोग रखेंगे तो अपॉन में ओमेगा है नीचे है, तो एम बी अपॉन आई क्या हो जाएगा? आई अपॉन एम। ठीक है, ये बन गया इसका टाइम पीरियड, किसका? जो इसके मैग्नेटिक ऑसिलेशंस हो रहे हैं उनका टाइम पीरियड हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र जो होता है वो सेकंड चैप्टर में भी हमने देखा था, वो होता है U इज इक्वल टू टॉ डी थीटा और इसका इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन टॉ डी थीटा हो जाएगा। कहां से कहां तक करेंगे हम? देखो टॉ की वैल्यू हम लिखेंगे एम बी साइन थीटा, डी थीटा और 92 थीटा करेंगे। 90 मतलब 90 क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि 90 पर जो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है पोटेंशियल एनर्जी की। कि इसका डेफिनेशन जो है वो देखो, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल इज स्टोर्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। मतलब देखो यहाँ पर इसका अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा, पर जैसे जैसे हम इसको रोटेट करेंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और रोटेट करने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा वही किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। हमने क्या लिखा? इस एम बी कॉन्स्टेंट इसको बाहर लिख दिया, साइन थीटा बचेगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कोस थीटा, ये माइनस का कोस थीटा आ गया। 92 थीटा, ये जो माइनस है वो हमने पहले बाहर लिख लिया। अब cos थीटा बचा है अंदर, तो cos थीटा की रखो थीटा, तो cos थीटा बन जाएगा 90 रखोगे तो माइनस का cos 90। cos 90 कितना होता है? 0 होता है। तो क्या बचा? माइनस का एम बी cos थीटा और ए बी cos थीटा क्या होता है? a डॉट बी। तो हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी। ये आ जाएगी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके 3 केसेस हैं, एक थीटा इज इक्वल टू 0 पर, थीटा इज इक्वल टू 90 पर और थीटा इज इक्वल टू 180 पर। अगर 0 है मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो हमेशा जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी? आपको रखनी है माइनस एम बी कॉस थीटा में। थीटा की वैल्यू 0, कॉस 0 1, तो बचा कितना? माइनस का एम बी। ये हो जाएगी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी डाइपोल की। जब 90 रखोगे तो हमें पता कितना आती है? 0 आती है। और 180 रखोगे तो कितनी आ जाएगी? माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, क्योंकि यहाँ पर cos 180 लिखोगे आप, और cos 180 होता है माइनस का 1, ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, प्लस की एम बी हमारे पास वैल्यू बच जाएगी। जब माइनस की वैल्यू होती है सबसे जितनी लोएस्ट एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। एनर्जी 0 है इसलिए बोलते हैं 0 एनर्जी स्टेट। और प्लस की एम बी मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम हालांकि इक्विलिब्रियम में होती है पर वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होती है। क्यों होती है वो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।